फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे सिलेक्शन ले। और सब चाहते हैं आजकल कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाए हमारा तो आगे की दिक्कत ही खत्म हो तैयारी वैयारी करने की। तो आज आपको मैं वही चीज़ यहाँ पे बताने वाला हूँ कि अगर आपको भी फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेना है तो कौन कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो आपको नहीं करनी है और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए। दूसरी चीज़, जब मैं तैयारी करता था 2021 में तो मेरे टाइम पे कम से कम 50 से 60% लड़के लड़कियां ऐसे थे जो फ्रेशर थे, नए थे, जिनका सिलेक्शन हुआ है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेना आसान है। आपको मैं वही चीज़ बताने वाला हूँ कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले सकते हो। पहली चीज़ तो क्या है, जो भी आपका सिलेबस है उस सिलेबस का क्या करो, डिटेल्ड एनालिसिस करो। सिलेबस का क्या करो, डिटेल्ड एनालिसिस। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मेरा जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में जो भी पेपर आएगा वो कितने नंबर का है, इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और ये कब पता लगेगी, जब आप बैठ के सिलेबस का डिटेल्ड एनालिसिस करोगे। तो ये तो आपने कर लिया होगा जब आपने तैयारी शुरू करी होगी तब। अब दूसरी चीज़, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, मोबाइल में या टैबलेट या लैपटॉप में सिलेबस रखते हैं, उसी से देख देख कर उसी से टाइम पास करते रहते हैं। मैं कहता हूँ आपके पास में सिलेबस की हार्ड कॉपी होनी चाहिए। अब हार्ड कॉपी रखने के फ़ायदे सुनो मेरी बात। जैसे आपके पास में सिलेबस की हार्ड कॉपी है, अब आप क्या करोगे, जैसे आपने रिवाइज किया किसी भी टॉपिक का या किसी भी सब्जेक्ट का रिवाइज किया, मान लो आपने फर्स्ट बार रिवाइज किया, तो फर्स्ट बार उस सिलेबस में उस टॉपिक को हाईलाइट कर दो कि मैंने कला संस्कृति में लोक देवी देवता का रिवीजन कर लिया, तो एक बार ऐसे कर दो, उसके नीचे अंडरलाइन। ठीक है। जब आप दूसरी बार रिवाइज करते हो, दूसरी बार कभी भी जब भी उस टॉपिक का रिवाइज करने का आता है दिन, तब आप क्या करोगे, उस जो टॉपिक है उसको ऐसे गोला बना दो या फिर स्क्वायर बना दो, कुछ भी बना दो। ठीक है ना। जब आप तीसरी बार रिवाइज करोगे, जब कभी भी तीसरी बार नंबर आएगा रिवाइज करने का, तो आप क्या करो, आपके पास जो हाईलाइटर रहता है हाईलाइट करने का, उससे हाईलाइट कर दो। मतलब आपके सिलेबस में अब ये दिखा रहा है आपका सिलेबस कि आपने किस टॉपिक का कितनी बार रिवीजन किया हुआ है। ठीक है ना। तो अगर आपको ढंग से पढ़ाई करनी है तो ये हार्ड कॉपी आपको रखनी पड़ेगी, और हार्ड कॉपी आपको रिवाइज करने में और आपको सिलेबस याद करने में, क्या क्या मेरे सिलेबस में है या नहीं है। बहुत सी बार क्या बच्चे क्या करते हैं, उनको पता ही नहीं है कि ये टॉपिक सिलेबस में है ही नहीं, उसको पढ़ते रहते हैं, फिर बाद में पता लगता है ये तो सिलेबस में ही नहीं है टॉपिक। तो वो क्यों होती है गड़बड़, क्योंकि आपको सिलेबस का एनालिसिस आपने अच्छे से किया ही नहीं। तो इसलिए आपको सिलेबस का एनालिसिस अच्छे से करना है, हार्ड कॉपी रखनी है उसकी। ठीक है ना। दूसरी चीज़ क्या है, जिस भी कोचिंग का आप कोर्स लेते हो, ठीक है ना, जिस भी कोचिंग का आप कोर्स लेते हो, उस कोर्स को अच्छी तरीके से उसके नोट्स बनाओ, है ना। ये जो कोर्स है आपने जो भी ऐप के माध्यम से लिया है या ऑफलाइन कोचिंग करी हो, क्या करना है, इस ऐप में जो भी वीडियोस है उसके नोट्स बनाओ, जो भी एमसीक्यू है वो कर लो, जो भी पीवाईक्यू है वो कर लो, जो भी टेस्ट सीरीज दे रखी है वो कर लो। मतलब मेरे कहने का ये है कि पहले आपको अपने कोचिंग का, अपने ऐप में जो कोर्स ले रखा है, पहले उसको फिनिश करना है, उसके बाद में मार्केट की तरफ मुड़ना है कोई किताब लाने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, मतलब कोर्स चल रहा है, अभी 4-5-10 दिन ही हुए होते हैं वीडियो से नोट्स बनाते हुए, और क्या करते हैं, मार्केट से कोई बुक ले आते हैं। ऐसा नहीं करना है, पहले अपने ऐप से कोर्स पूरा करो, नोट्स बनाओ, नोट्स बना के एमसीक्यू पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज करो, जो गलत क्वेश्चन होते हैं उनको अलग से नोट करो, उसके बाद में आप मार्केट से बुक ला सकते हो। बुक कितनी लानी है, एक सब्जेक्ट की एक बुक, एक सब्जेक्ट की एक बुक लानी है बस। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं, साइकोलॉजी की 5-5 किताबें, जीके की 3-3 किताबें, कंप्यूटर की 2-2 किताबें, और पढ़ी एक भी नहीं जाती उनसे। अगर आप अपने पास जो भी कंटेंट आपके पास है, किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स हैं, एक किताब है, और वो उसको भी आप पूरा करके चले जाते हो ना, तो आपकी नौकरी लग जाएगी। और आपके पास में एक सब्जेक्ट की 5 किताबें हैं, पीवाईक्यू एमसीक्यू टेस्ट सीरीज की 5-5 ले आए आप, एक भी नहीं करके गए या आधी करके गए, तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। तो आपने जो भी कोचिंग का कोर्स ले रखा है पहले उसको करो, उसको पूरा करने के बाद, रिवाइज करने के बाद में आप बुक लाओ, फिर इस बुक को भी पढ़ो, और इस बुक को इससे लिंक करके पढ़ो।
मतलब कोई टॉपिक जैसे बुक में दे रखा है, बुक में हो सकता है 2 लाइन एक्स्ट्रा हो, तो आप उस 2 लाइन को हाईलाइट कर लो, क्योंकि जब आप अगली बार बुक का रिवीजन करोगे ना तो वो 2 लाइन का ही करोगे आप, क्योंकि वो बाकी जो ऊपर की 4 लाइनें हैं वो तो आपके नोट्स में भी है, तो आप नोट्स में भी पढ़ लिए, यहाँ भी पढ़ोगे तो टाइम खराब होएगा। तो वो जो 2 लाइनें एक्स्ट्रा दी हुई है ना, उनको अलग से हाईलाइट कर लो, ठीक है ना। तीसरी चीज क्या है, देखो, प्रॉपर शेड्यूल, प्रॉपर स्ट्रेटजी, प्रॉपर टाइम टेबल। प्रत्येक वीडियो में ये तीनों वर्ड मेरे मुंह से सुनने को मिले होंगे आपको। क्यों मिलते हैं? क्योंकि जब आप पढ़ते हो ना, पढ़ते टाइम आपके पास में एक टारगेट होना चाहिए, लक्ष्य जिसे बोलते हैं। और ये डायलॉग कई बार आपने सुना भी होगा कि बिना लक्ष्य के इंसान कहीं नहीं पहुंच पाता, वो भटक जाता है। आपके पास में टारगेट होना चाहिए पूरे दिन का, कि आज मुझे सुबह ये पढ़ना है, दिन में ये पढ़ना है, शाम को ये पढ़ना है, रात में ये पढ़ना है। ये टारगेट कब बनाओगे आप? जैसे मुझे अगले दिन का टारगेट बनाना है ना, तो रात को जब आप सोते हो, सोते समय आपको उस अगले दिन का क्या बनाना है? टारगेट बनाना है, उस अगले दिन का शेड्यूल बनाना है, कि मुझे सुबह उठने के बाद में, लाइब्रेरी जाने के बाद में 2 घंटे मुझे इस सब्जेक्ट को देने हैं, अगले 2 घंटे मुझे इस सब्जेक्ट को देने हैं, फिर मुझे 1 घंटा खाना खाना है, थोड़ा रेस्ट करना है, फिर मुझे अगले 2 घंटे इस सब्जेक्ट को देने हैं। ऐसे करके आपके पास में एक पूरा शेड्यूल पूरे दिन का होना चाहिए, ठीक है ना। अब उससे पहले आपके पास में पूरे जितने महीने तैयारी के रह गए वो शेड्यूल होना चाहिए, उसके बाद में पूरे महीने भर का शेड्यूल होना चाहिए, उसके बाद में 7 दिन का शेड्यूल होना चाहिए, और उसके बाद में प्रत्येक दिन का शेड्यूल आपको बनाना है। ऐसे बना के पढ़ोगे ना तो दिमाग में ओवर थिंकिंग नहीं आएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि सर ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा आती है, पढ़ते पढ़ते रिवीजन करते करते पता नहीं कहाँ ख्याल चले जाते हैं। वो इसलिए आते हैं क्योंकि आपके पास में टारगेट नहीं है आपका दिन का। जब आपके पास में पूरे दिन का टारगेट होगा तो आपकी ओवर थिंकिंग नहीं आएगी, और आपका अगर टारगेट पूरा नहीं होता है तो आपको रात को नींद नहीं आएगी, तो अगले दिन आप और ढंग से पढ़ोगे। इसलिए आपके पास में एक लक्ष्य होना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए उस दिन का, कि मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, ये सब्जेक्ट पढ़ना है, और इतने इतने घंटे सबको देना है। इस टाइम में एमसीक्यू करूंगा, इस टाइम में पीवाईक्यू करूंगा, इस टाइम में एक टेस्ट दूंगा। ये पूरा शेड्यूल आपके पास में होना चाहिए। पूरे जितने दिन आप तैयारी करते हो ना, पूरे दिन का शेड्यूल होना चाहिए। जब मैं पढ़ता था तो मैं एक पेज तो, एक रफ कॉपी तो इसी चीज़ की रखता था कि मेरे अगले दिन का, कल का शेड्यूल क्या होगा, उसके अगले दिन का शेड्यूल क्या होगा। तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। चौथी चीज़ क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो, जब भी आप पढ़ते हो या कोई भी काम करते हो तो सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है अपनी तैयारी पर और खुद पर, ठीक है ना। सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है, किस पर रखना है? अपने ऊपर और अपनी तैयारी पर। जो भी नोट्स है आपके पास में, जो भी बुक्स है आपके पास में, जो टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन कर रखी है, उस पर विश्वास रखना है, खुद पर विश्वास रखना है कि मेरे पास में जो भी कंटेंट है मैं इसी से नौकरी लग के बताऊंगा, मैं इसी को बार बार रिवाइज करूंगा। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपकी लाइब्रेरी में या आपके आस पड़ोस में किसी बच्चे ने कोई चीज़ बोल दी, आपकी वो दिल में घर कर गई, या आपने वो जो चीज़ बताई वो चीज़ कर ली, नई बुक ले आई या अदर बुक ले आई मार्केट में जाके। ऐसा नहीं करना। आपके पास में जो भी कंटेंट है उसके ऊपर विश्वास रखो, खुद पे विश्वास रखो। जब मैं मेरे टाइम पे तैयारी करता था तो लैंग्वेज चलती है, जैसे आपकी प्री में लैंग्वेज चलती है ना, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज। हमारे टाइम पे प्री, उस टाइम पे मेंस होता था, तो ठीक है ना। तो उस टाइम पे फर्स्ट लैंग्वेज सब हिंदी लेते थे और सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश या संस्कृत में से कोई भी एक लेते थे। मेरे फर्स्ट लैंग्वेज थी इंग्लिश। आप अपने आस पड़ोस में किसी से भी पूछ लेना, किसी के भी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं होगी, मेरे थी। मुझे पूरी लाइब्रेरी वाले बोलते थे कि भाई ऐसा सिलेक्शन नहीं होगा, चेंज कर दे, अभी भी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ले ले, सेकेंड लैंग्वेज संस्कृत या इंग्लिश ले ले। लेकिन मेरे जिद थी कि नहीं, सिलेक्शन लूँगा तो इसी से लूँगा, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस था। मुझे वन वर्ड आते थे, मुझे ईडियम फ्रेजेस आते थे, मुझे और भी जो सिनोनिम एंटोनिम्स थे वो आते थे, मुझे ग्रामर आती थी। तो जो चीज़ मुझे आती थी उसको मैं कैसे छोड़ दूँ? वो थी मेरे फर्स्ट पेपर में। तो मेरे को लगता था कि मुझे फर्स्ट पेपर इंग्लिश लेना चाहिए और सेकंड पेपर मैंने हिंदी लिया। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था, तब जाके लिया मैंने। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। दूसरी चीज, नेवर कंपेयर टू अदर्स। मतलब कभी भी अपना जो खुद को तुम आंकते हो ना,
वो दूसरों के साथ में मत आंको। कभी भी अगर तुम्हें कंपेयर करना है ना तो खुद के साथ कंपेयर करो। अब खुद के साथ कंपेयर कैसे करते हैं, जैसे मान लो आपने कोई टेस्ट दिया और उस टेस्ट में आपके 300 में से मान लो नंबर आते हैं 140। अब मैं कहता हूँ अगला टेस्ट जब आप दोगे ना तो इस 140 से ऊपर नंबर लाओ, 140 से ऊपर नंबर लाने की सोचो। अब तुम क्या करते हो, अपने अगल बगल वाले से, लाइब्रेरी वाले से खुद को कंपेयर करते हो कि मेरे तो 140 ही आए हैं, उसके 180 आए हैं, मैं भी तो उसके जितना ही पढ़ता हूँ। अरे भाई, हो सकता है उसके अंदर वो पहले से तैयारी कर रहा हो, उसकी तैयारी करने का तरीका अलग हो सकता है आपका अलग हो सकता है आपको भी और थोड़ा टाइम चाहिए हो रिवीजन में, इन सब चीज़ों में। दूसरों से कभी कंपेरिजन मत करो खुद का, अपना कंपेरिजन अपने खुद से करो। खुद से कैसे करना है वो मैंने बता दिया, अपने को बेहतर बनाते हुए चलो, ठीक है ना। अगर आपके 140 नंबर आ रहे हैं तो अगली बार 150, उसके अगली बार 155, 60, 65, 67, 70 ऐसे लाओ नंबर, ऐसे खुद से कंपेयर करो। तो कभी भी दूसरों से अपने आप को कंपेयर मत करना। तीसरी चीज क्या है, तीसरी है सेल्फ मोटिवेट, सेल्फ मोटिवेशन। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मोटिवेशन चाहिए, हमें मोटिवेशन चाहिए तैयारी के लिए। मैं कहता हूँ कोई मोटिवेशन नहीं है। अपने अंदर खुद ही खुद को मोटिवेट करते रहो कि मुझे नौकरी चाहिए, मुझे नौकरी लगनी है, मुझे अपनी वैल्यू बनानी है समाज में, मुझे अपनी वैल्यू बनानी है अपने गांव में, मुझे अपनी वैल्यू बनानी है अपने गली मोहल्ले में। आज आप देखना जो नौकरी है उसकी कितनी वैल्यू है। तो अगर आप नौकरी लगोगे तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपके घर वालों की वैल्यू बढ़ेगी, आपके परिवार की वैल्यू बढ़ेगी, गली मोहल्ले में, गाँव में आपका नाम लगेगा, पता लोगों को कि ये नौकरी लग गया बंदा, ठीक है ना। तो सेल्फ मोटिवेशन, खुद को खुद ही मोटिवेट करते रहो। दूसरे की कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं, किसी और की चला के बैठ गए मोटिवेशन, पढ़ाई के लिए मोटिवेशन, वो फिर वीडियो देख ली 10 मिनट की, वो 10 मिनट की वीडियो देखी, उससे मोटिवेशन रहा 1 घंटा, फिर बाद में क्या करोगे। और जिस इंसान में खुद का अंतर्मन से जो मोटिवेशन निकलता है ना, वो इंसान के अंदर हमेशा लगातार बना हुआ रहता है। इसलिए हमेशा सेल्फ मोटिवेट करो खुद को, ठीक है। चौथी चीज है सोशल मीडिया से दूर रहना, मतलब मोबाइल से दूर रहना। मोबाइल को ओनली पढ़ने के ही काम में लो। अगर आप यूट्यूब पे कोई क्लास ले रहे हो तो ले लो, टेस्ट सीरीज दे रहे हो दे लो, लेकिन ऐसा नहीं है यूट्यूब पे कोई क्लास देख रहे हो या टेस्ट सीरीज दे रहे हो, ऊपर से मैसेज आता है टिन व्हाट्सअप पे, फिर आप उसको चेक करने लग गए, उसको चेक करने लग गए तो फिर दूसरे का मैसेज आया, चैटिंग करने लग गए लंबी चौड़ी। मतलब आप टेस्ट दे रहे थे या क्लास ले रहे थे, उस चीज़ को छोड़ कर आप उसमें घुस गए अब, और वो कब आपका आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटे खा जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। इसलिए जब आप मोबाइल लाते हो लाइब्रेरी में या मोबाइल होता है आपके पास में, उसको फ्लाइट मोड पे डाल दो और उसका क्या कहते हैं जो लाइब्रेरी का वाईफाई कनेक्ट कर लो उससे, और अपने उसको नंबर को फ्लाइट मोड पे डाल दो, ना किसी का फ़ोन आएगा, और अपना जो व्हाट्सएप है उसको अनइंस्टॉल कर दो। पांचवी चीज़ है अनुशासन। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, फिर बता रहा हूँ। अनुशासन रखना है आपको सोने में, जागने में। देखो बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है कि सुबह जल्दी उठकर पढ़ना चाहिए या रात को लेट तक पढ़ना चाहिए। देखो ये सब फालतू बातें हैं, जब आपकी इच्छा हो ना तब पढ़ो, लेकिन आपकी 8 घंटे की नींद पूरी होनी चाहिए, इससे कम नींद नहीं ले सकते आप। 8 घंटे की तो पूरी होनी चाहिए, तब आपका दिमाग प्रॉपर काम करेगा। बहुत सारे लाइब्रेरी में आपको मिल जाएंगे कि मैं तो 5 घंटे ही सोता हूँ, मैं तो 6 घंटे ही सोता हूँ। भाई तू सोता होगा 5-6 घंटे, उसका दिमाग भी फिर उस हिसाब से काम करता है। अगर आपको चीज़ें माइंड में बनी रखना चाहते हो, आप याद रखना चाहते हो, तो आपको 8 घंटे तो सोना ही पड़ेगा। दूसरा, खाने में आपको डिसिप्लिन रखना है। जितना हल्का खाओगे उतनी कम नींद आएगी, जितना ज़्यादा दबा के खाओगे उतनी ज़्यादा नींद आएगी लाइब्रेरी में, ठीक है ना। तीसरी चीज़ क्या करना है, दोस्तों से दूर रहना है, मतलब घूमना फिरना बंद दोस्तों के साथ में। फैमिली जो फंक्शन है उसमें आना जाना बंद, ठीक है। शादी ब्याह जितने भी अपने दोस्तों वगैरह के उसमें आना जाना बंद। मैं कह रहा हूँ अगर सिलेक्शन लेना है, दौड़ में बने रहना है, 5000 पदों में सिलेक्शन लेना है, तो ना शादी में जाने की ज़रूरत है, ना किसी फंक्शन में जाने की ज़रूरत है, ना दोस्तों के साथ घूमने की ज़रूरत है, ना ज़्यादा मोबाइल चलाने की ज़रूरत है। सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्शन उसी का होगा जो रेगुलर डेली बेसिस पर कंटिन्यूटी बनाए रखकर अपनी तैयारी कर रहा है। मोबाइल जो मैंने पीछे बता दिया, कंट्रोल रखना है मोबाइल के ऊपर, ध्यान रखना, ठीक है। फ्लाइट मोड पे होना चाहिए, और इंस्टाग्राम फेसबुक
व्हाट्सएप वगैरह अनइंस्टॉल होने चाहिए सिलेक्शन लेना है तो। चाहे आप लाइब्रेरी में पढ़ें चाहे घर पर पढ़ें, दोनों जगह पढ़ें, अनुशासन होना चाहिए। बात मैं अनुशासन की कर रहा हूँ। लाइब्रेरी में जब आप पढ़ रहे हैं, ज़्यादा दोस्त बनाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा थड़ियों पे बैठने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको चाय पीनी है, चुपचाप अकेले उठकर चले जाओ, चाय पियाओ, 10-15 मिनट में आके वापस अपनी कुर्सी पर बैठ जाओ। अगर आपको थकान हो रही है पढ़ते पढ़ते, अगर आप ऊब जाते हैं घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे के बाद में, वहीं उसी टेबल पर अपना सर रखकर ऐसे और 10-15 मिनट का नैप ले लो, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि उठकर बेड पे चले गए, घर चले गए, ले आराम कराते हैं 1 घंटा आराम करने गए थे, 3 घंटे निकल गए, पता ही नहीं चला। वो चीज़ नहीं करनी है। दूसरी चीज़, लाइब्रेरी में सादा कपड़े पहनो, सादा सिंपल चमक दमक वाले नहीं, क्योंकि इससे अट्रैक्शन बढ़ता है, और अट्रैक्शन बढ़ता है तो आपको पता है फिर मैं क्या कहना चाहता हूँ आगे, ठीक है ना। तो सादा सिंपल कपड़े पहनो। मेरी कहानी में बताऊँ, जब मैं पढ़ता था मैंने गंजी करवा ली बालों की, बिल्कुल गंजा हो गया था मैं, ठीक है ना, और ऐसे कपड़े पहन के जाता था बिल्कुल नॉर्मल से। दूसरी चीज़, घर पर अगर आप पढ़ रहे हो तो घर पर भी अनुशासित होना चाहिए आदमी, क्योंकि कई बार क्या होता है घर पे, जैसे मान लो 4-5 घर वाले हैं तो कब कौन सी कोई बात बता रहा है। दूसरी चीज़ क्या होता है कि घर के जो मैटर चलते रहते हैं फैमिली में, अपने घर वाले से बोल दो कि मुझे कोई मैटर बताने की ज़रूरत नहीं है, किसकी शादी है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक मुझे डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई इमरजेंसी है ज़्यादा ही तो आप सुन सकते हो घर वालों की। बाकी ये जो फालतू बातें हैं कि बाहर कोई आया है गेट खोल के आ जा, ऊपर टंकी पर गई मोटर बंद कर दे, ठीक है, कोई मेहमान आ गया चाय बना दे, ये सब चीज़ों से आप मुक्त रहोगे तब जाके आप नौकरी लगोगे। तो अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेना है तो ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाएगा। वरना फिर वही अगली भर्ती, अगली में नहीं तो उससे अगली भर्ती, क्योंकि अनुशासित अगर नहीं रहोगे तैयारी के दौरान तो फिर उसका खामियाजा आपको उठाना पड़ सकता है। धन्यवाद।